नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने इस पसंदीदा YouTube चैनल में। जी हाँ मित्रों, प्रीवियस क्लासेज में हमारी जो क्लास 7 थी, शिक्षण कौशल के अंतर्गत हमारा जो प्रथम टॉपिक था शिक्षण कौशल एवं उसकी विधियों को लेकर के हमारी प्रश्नों की श्रृंखला ज़बरदस्त तरीके से प्रस्तुत की गई है। तो यदि आप लोगों के द्वारा क्लास 7 नहीं देखी गई है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के बेहतर तरीके से उन सभी प्रश्नों को प्रथम अध्याय उसके पश्चात प्रश्न, यही हमारी श्रृंखला आगे कंटिन्यू करेगी। और उसी के पश्चात जो हमारी टुडे की क्लासेज रहने वाली है, उसी के अंतर्गत हमारा सेकंड टॉपिक अधिगम के सिद्धांत को लेकर के टुडे की क्लासेज रहेगी मित्रों, जो कि ज़बरदस्त तरीके से रहने वाली है। तो जितने भी हमारे न्यू मित्र बंधु शिक्षक साथी सुपर टेट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेंगे, ताकि समय से आने वाली लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मित्रों, टुडे की क्लासेज को आरंभ करते हैं। तो प्रथम यूनिट आपकी शिक्षण कौशल, उसके अंतर्गत हमारा सेकंड जो टॉपिक चल रहा है अधिगम के सिद्धांत को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अधिगम की। अधिगम आखिरकार होता क्या है, अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। और लर्निंग, ठीक है, इतना याद रखेंगे। सीखना जीवन पर्यंत, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भ से आरंभ हो जाती है सीखना और आपके मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, ठीक है, याद रखेंगे आप बेहतर तरीके से। और सीखना स्थायी परिवर्तन होगा, स्थायी परिवर्तन होगा तो ही आपका अधिगम कहलाएगा। अस्थायी परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अधिगम यानी कि सीखना। विद्यार्थी जो बालक हैं, क्योंकि आप सभी को प्राथमिक शिक्षक बनना है और प्राथमिक शिक्षक के अकॉर्डिंग ही हम बातें करेंगे, ठीक है। तो सीखना किन किन परिस्थितियों में होता है, यानी कि बालक कहाँ कहाँ से सीखते हैं और कैसे सीखते हैं, ये एज इट इज टू द पॉइंट आपके प्रश्न में मिल जाएंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि बालक कहाँ कहाँ से सीखते हैं, ठीक है। तो यदि बालक के स्तर अनुकूल है, रुचि अनुकूल या इन्वायरमेंट आपका अनुकूल वातावरण है विद्यालय का, तो बालक का सीखना अधिक होगा। परिवार से बालक सीखता है, जो कि आपकी प्रथम पाठशाला कहलाती है। पास पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय आदि के माध्यम से जो है बालक यहाँ से सीखते हैं। उसके पश्चात स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर से, यानी यदि एक शिक्षक बालक के विचारों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति देता है, यानी उनके विचारों को मान्यता देता है, तो व्यक्ति के माध्यम से बालक जो है सीखते हैं। स्तर अनुकूल शिक्षण विधियों से, यदि शिक्षण विधियां शिक्षक के द्वारा जिन विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, यदि बालक के स्तर के अनुकूल है, उनके आयु के अनुकूल है, उनके मानसिक स्तर के अनुकूल है, तो बालक का सीखना अधिक होता है। यानी स्तर अनुकूल शिक्षण विधियों के माध्यम से भी बालक सीखते हैं। और खेल के मैदान में बालक सीखते हैं। खेल के मैदान में बालक मित्र मंडली यानी सहयोग की भावना से बालक खेलते हैं और सामाजिक गुणों का विकास होता है, यानी सामाजिक गुणों को बालक सीखते हैं। अब चर्चा करते हैं कि बालक कैसे कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो बालक की उस संवेदी अवस्था में, जो कि सीखना यानी कि शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में थोड़ा मंद हो जाता है, फिर किशोर अवस्था में तीव्र गति से सीखना होता है, फिर आगे की अवस्था में यानी प्रौढ़ अवस्था में मंद हो जाता है। यानी कि बालक जब प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है, तो यानी उस शैशवावस्था में बालक जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है। सबसे पहले परिवार के व्यक्तियों या सदस्यों के माध्यम द्वारा अनुकरण करता है, उसके पश्चात विद्यालय शिक्षक का अनुकरण करता है, यानी अनुकरण के द्वारा बालक सीखते हैं, ठीक है। उसके पश्चात बालक करके सीखते हैं और उनका ज्ञान स्थायी होता है। सक्रिय भागीदारी से, यदि शिक्षण क्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है तो बालक उसके माध्यम से भी सीखते हैं। अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, क्योंकि बालक की जो मातृभाषा है, जो उसके साथ आई है, यानी परिवार के से जो भाषा है उसकी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा जो है, उसी में उसे ज्ञान उसकी क्षेत्रीय भाषा के साथ उसकी द्वितीय भाषा के साथ जोड़ करके दिया जाना चाहिए, यानी मातृभाषा प्लस उसकी सेकंड लक्ष्य भाषा, तो बालक अत्यधिक सीखते हैं। उसके पश्चात बालक के स्वयं के विचारों को यदि मान्यता दी जाती है शिक्षक के द्वारा, तो बालक वहाँ से सीखते हैं। एक बार इन सीधे टू द पॉइंट को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं, जब तक आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट है आपके अधिगम के सिद्धांत, या हम इन्हें सीखने के आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि सीखने के आधुनिक सिद्धांत हैं, तो उन्हीं का उपनाम है अधिगम के सिद्धांतों का, ठीक है। या इन्हें सीखने के आधुनिक सिद्धांत कहते हैं।
अधिगम के सिद्धांत कहें या सीखने के आधुनिक सिद्धांत को मुख्य रूप से कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 2 भागों में। ठीक है, कितने भागों में? मुख्य रूप से 2 भागों में इसको विभाजित किया गया। ठीक है, जो पहला भाग है या पहली श्रेणी है आपकी व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत, और दूसरा ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो यहां से आपसे प्रश्न बनेगा कि निम्न में से व्यवहारवादी सिद्धांत हैं, निम्न में से ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक या क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत हैं। ठीक है, यहां से प्रश्न बना है, कई बार याद रखेंगे। तो व्यवहारवादी सिद्धांत कौन कौन से कहलाते हैं, तो उनको जानना जरूरी है। तो ऐसे सिद्धांत, ठीक है, या ऐसे सिद्धांत जो कि विभिन्न उद्दीपनों के प्रति, जो उद्दीपन होते हैं उनके प्रति सीखने वालों की विशेष अनुक्रियाएं करता है। जैसे हमें कोई उद्दीपक देखा और उसके प्रति हमने अनुक्रिया की, ठीक है, होती है। इन उद्दीपनों तथा अनुक्रियाओं के मध्य जो साहचर्य स्थापित हो जाता है, साहचर्य संबंध स्थापित होने के पश्चात उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वे सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके मुख्य प्रवर्तक जो हैं आपके वाटसन महोदय शुद्ध व्यवहारवादी कहलाते हैं, थॉर्नडाइक, पावलव व स्किनर हैं। यहां से प्रश्न बनेगा कि निम्न में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके पश्चात सेकंड प्रकार की हम चर्चा करते हैं ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संज्ञानात्मक सिद्धांत की ओर। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत होते हैं, कौन से सिद्धांत? संज्ञानात्मक कहें, ज्ञानात्मक कहें या क्षेत्र संज्ञानात्मक सिद्धांत कहें। ठीक है, तो ये सिद्धांत सीखने में या सीखने की प्रक्रिया में उद्देश्य और अंतर्दृष्टि या फिर हम कह सकते हैं सूझ के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसमें उद्देश्य, अंतर्दृष्टि, सूझ के महत्व को दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वे सिद्धांत आपके ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संज्ञानात्मक सिद्धांत कहलाते हैं। इसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं वर्दीमर, कोहलर, कोफा, कोटलेविन है। यहां से प्रश्न बनेगा कि निम्न में से संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक हैं, तो याद रखना है, इनमें से आपको देखना है, यदि इनमें से है तो है और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। इनका भी आप एक तरह से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आपके अधिगम के सिद्धांत को लेकर के एक एक सिद्धांत को अच्छी दृष्टि से देखते हुए चलेंगे, हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा प्रथम सिद्धांत लिया गया है, जिसमें प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहें, इसके कई ढेर सारे नाम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, आवृत्ति का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है, चयन का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है, एसआर बॉन्ड थ्योरी, बंद का सिद्धांत भी कहा जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसका प्रवर्तक की बात करेंगे तो प्रवर्तक यानी किसके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा किया गया था। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, इनका जो प्रयोग किया गया था एक भूखी बिल्ली पर किया गया था। ठीक है, भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया था और उसके सामने भोजन रूपी उद्दीपक रख दिया गया, जिससे ढेर सारी उसने अनुक्रियाएं की और एक सही अनुक्रिया का चयन किया, जिसके पश्चात इसी सिद्धांत का नाम चयन का सिद्धांत या आवृत्ति का सिद्धांत जो है या एसआर बॉन्ड थ्योरी नाम पड़ा था। ठीक है, याद रखेंगे। और यह सिद्धांत यदि प्रतिपादित किया गया था, कब प्रतिपादित किया गया? थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा। तो 1913 में यह सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा, जो कि अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, और अगला जो प्रश्न बन सकता है कि इनके द्वारा एक शोध, पीएचडी में जब शोध किया गया था इनके द्वारा, तो उसको टैगलाइन या शीर्षक था, उसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, इनके शोध शीर्षक की टैगलाइन थी एनिमल इंटेलिजेंस। इनका शोध शीर्षक किया गया था 1898 ईस्वी में किया गया था और उसकी जो शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस था। ठीक है, और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कई बार पूछी गई है एग्जाम में, तो एनिमल इंटेलिजेंस जो कि इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, और शोध का भी नाम एनिमल इंटेलिजेंस ही था। ठीक है, और दूसरी पुस्तक जो है शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ से। तो इस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ प्रयोग है, क्या कुछ अर्थ लिया जाता है या कैसे उपयोगी, तो उस पर टू दी पॉइंट आपके ऑप्शन में जो बने हुए उन पर भी चर्चा करेंगे। तो शैक्षिक नियतार्थ यानी शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत के क्या कुछ अर्थ हैं वो भी ध्यान रखने हैं। तो पहला और इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा में यह जो सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एवं एरर की थ्योरी जो है शिक्षा में अभ्यास पर अधिक बल देती है, क्योंकि बिल्ली के द्वारा कई बार ढेर सारी अनवांछित अनुक्रियाएं की गई थी, उसके पश्चात एक अचानक ही सही अनुक्रिया हुई थी, तो धीरे धीरे उसने
गलत अनुक्रियाओं को कम किया और एक सही अनुक्रिया का चयन किया। ठीक है, तो यह सिद्धांत जो है अभ्यास पर ज्यादा बल देता है। ठीक है, याद रखेंगे। और करके सीखने पर जोर देता है या बल देता है, तो सीधा प्रश्न बनेगा, कई बार बना है तो आपका सीधा जवाब आ जाएगा इनमें से जो भी नाम दिया हो। ठीक है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, उसके पश्चात अधिगम में यह जो सिद्धांत है, अधिगम में तत्परता, यानी यदि सीखने में बालक तत्पर नहीं है, ठीक है, तो सीखना सार्थक नहीं होता है। तो अधिगम में तत्परता, प्रोत्साहन, क्योंकि जब भोजन रूपी उद्दीपक को बिल्ली प्राप्त कर लेती है तो उसे प्रोत्साहन मिलता है, पुनर्बल मिलता है आगे की अनुक्रिया करने के लिए। ठीक है, और पुरस्कार पर यह जो है बल देता है। कौन सा सिद्धांत है? तो थॉर्नडाइक का SR बॉन्ड थ्योरी या ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, उसके पश्चात यह जो सर्वाधिक उपयोगी है छोटे बच्चों में। ठीक है, क्योंकि बड़े बच्चे या उच्च क्लास में इसका प्रयोग किया जाए तो बालक ऊब जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कई तरह के विद्यार्थी, प्रतिभाशाली आदि विद्यार्थी होते हैं जो कि बार बार अनुक्रिया नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, तो यह छोटे बालकों तथा मंद बुद्धि के बालकों, तो यहां से प्रश्न बनेगा कि मंद बुद्धि हेतु बालकों के लिए उपयुक्त सिद्धांत है, तो आपका यहां पर जवाब होगा। ठीक है, के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, किन किन बालकों के लिए? छोटी उम्र के बालकों हेतु और मंद बुद्धि के बालकों हेतु यह सिद्धांत उपयोगी होता है। और यह प्रश्न बनेगा कि यह किन किन विषय के लिए उपयोगी सिद्धांत है? तो गणित विषय में उपयोगिता, क्योंकि गणित विषय ही एक ऐसा विषय है जो कि अभ्यास को मांगता है। सभी विषय अभ्यास को मांगते हैं, लेकिन सर्वाधिक विषय गणित जो है आपका कैलकुलेशन अधिक होती है इसमें, इसलिए इसको अभ्यास अधिक मांगता है। भाषा शिक्षण में भी यह उपयोगी होता है और विज्ञान जैसे आदि विषय में ये उपयोगी माना जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के सीखने या अधिगम के नियम। ठीक है, अभी हमने इसका सिद्धांत पढ़ा था मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक का, ट्रायल एवं एरर की थ्योरी। तो उसी के आधार पर इनके द्वारा अधिगम एवं सीखने के नियम दिए गए थे, जो कि 2 श्रेणी में इनको विभाजित किया गया था। ठीक है, यदि नियम की बात की जाएगी कि कुल कितने नियम दिए गए थे, यहां से एक और जो प्रश्न बनता है कि थॉर्नडाइक के द्वारा कुल कितने नियम दिए गए थे, तो कुल नियमों की संख्या 8 है। ठीक है, याद रखेंगे आप कि कुल नियम कितने दिए गए थे? 8 नियम दिए गए थे, जिसमें से मुख्य नियम इनकी संख्या यदि बात करेंगे तो इनकी संख्या कितनी थी? 3 मुख्य नियम थे। और गौड़ नियम यदि इनकी संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या 5 थी। ठीक है, याद रखेंगे। यहां से प्रश्न बनेगा कि कुल नियम दिए गए थे, यदि पूछा गया मुख्य नियम कितने दिए गए थे तो 3 जवाब होगा आपका। गौड़ नियम कितने दिए गए थे तो 5 जवाब होगा। कुल नियम कितने दिए गए थे तो आपका 8 जवाब होगा। अब मुख्य नियम कौन कौन से थे? यहां से प्रश्न बनता है कि निम्न में से थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो तत्परता का नियम, प्रथम नियम आपका था तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है कि यदि बालक सीखने के लिए तत्पर है तो ही वह सीखेगा, अन्यथा ब्रह्मांड में कोई भी उसे शिक्षक नहीं सिखा सकता है। यानी सबसे पहले क्या करना होता है शिक्षक को कि सीखने के लिए तैयार करना होता है, तत्पर करना होता है, तभी शिक्षण कार्य आरंभ किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके पश्चात जो द्वितीय नियम था अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम यानी जितनी बार बालक सीखे हुए को अभ्यास करेगा वह उतना ही अत्यधिक स्थायी हो जाएगा। इसी को उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। यानी जितनी बार अभ्यास करेगा बालक के उपयोग में रहेगा वो तो स्थायी रहेगा, अनुपयोग में रहेगा तो वो विस्मृति में चला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और जो तीसरा नियम था प्रभाव का नियम कहें या सुख दुख या संतोष असंतोष का नियम कहा जाता है, क्योंकि इसमें सीखने वाले को यदि सफलता प्राप्त होती है तो उसे संतोष की प्राप्ति होती है, यदि वो फेल होता है, असफलता प्राप्त होती है, उसे असंतोष यानी सुख और दुख प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार हमारे 5 जो गौड़ नियम दिए गए थे। बहु अनुक्रिया का नियम यानी सीखने वाला क्या करता है, प्रति ढेर सारी अनुक्रियाएं करता है, जिसमें से उसकी वांछित और अनवांछित दोनों अनुक्रिया होती हैं। ठीक है, सबसे पहले वो अवांछित अनुक्रिया करता है, उसके पश्चात एक सही अवांछित वांछित अनुक्रिया के द्वारा वो सीखता है। ठीक है, उसके पश्चात आत्मीकरण, सीखे हुए को आत्मीकरण करना, आत्मीकरण का नियम। आंशिक अभिक्रिया का नियम यानी सीखे हुए को छोटे छोटे भागों में पदों में सीखना। मनोवृत्ति का नियम, मानसिक रूप से सीखने के लिए बालक तैयार है या नहीं, वह उसी अनुपात में सीखता है जिस अनुपात में उसकी मनोवृत्ति होती है उसके प्रति। साचार्य परिवर्तन का नियम। ये हमारे 5 गौड़ नियम थे। इनको याद रखने के लिए ट्रिक कैसे याद रखेंगे कि 5 गौड़ नियम काफ़ी लेंथी हैं सर, कैसे याद रखेंगे? तो याद रखना है आपको बहु, आई, मायके से। ठीक है, तो बहु से क्या हो जाएगा आपका? बहु से हो जाएगा आपका बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, याद रखेंगे। आई में 2 आ है, आ। ठीक है, एक आपका बनता है आत्मीकरण का नियम को दर्शाता है और सेकंड आपको आंशिक अभिक्रिया के नियम को दर्शाता है। ठीक है, माँ से
यहाँ से माँ आप देख पा रहे हैं, माँ से मतलब मनोवृत्ति का नियम, और सा यानी कि सा से मतलब सा से मतलब साहचर्य का नियम। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ट्रिक को भी बहुआयामी से 5 नियम आपको एक छोटी सी ट्रिक में याद हो जाएंगे, याद रखेंगे इसको। और यहाँ से जो प्रश्न बने कि निम्न में से गौण नियम है, तो याद रखना इन 5 में से मिल जाएगा तो हैं, और नहीं है तो इनमें से जो नहीं होगा वो आप याद रखें। इनके अलावा जो है गौण नियम नहीं है, और इनके अलावा मुख्य नियम नहीं है। मुख्य नियम आपके 3 है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या सुख दुख या संतोष असंतोष आदि के नियम आपको मिल जाएंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ से 100% आपके प्रश्न बनते। तो ये थी मित्रों हमारी टुडे की क्लासेज। आगे नेक्स्ट क्लासेज में हम अधिगम संबंधी आगे के नियमों को अध्ययन करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। और अभी तक उन सभी शिक्षक साथियों के द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया जो सुपर टेट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं और 1 से 20 प्लस जो टारगेट हमारा रखा गया है वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए सभी शिक्षक साथियों के साथ। मित्रों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लासेज में, तब तक आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद मित्रों।